नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुज़ोन पर। पिछले लेक्चर में हमने भाग 16 के तहत कुछ विशेष जो वर्ग हैं उनके बारे में उपबंध देखे थे। अब आज का लेक्चर जो हमारा है वो राजभाषा है। भाग 17 के तहत राजभाषा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत हम देखते हैं अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक प्रावधान किया गया है और भाग 17 के तहत राजभाषा का प्रावधान किया गया है। हम देखते हैं जो भारत की राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है राजभाषा। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा देखते हैं 22 यानी कि 8वीं सूची में शामिल 22 भाषाएं हैं। तो वो सारी राष्ट्रीय भाषाएं, लेकिन राजभाषा जो हिंदी है वो हिंदी को प्रावधान दिया गया था। तो इसका जो संविधान सभा बन रही थी तो उस समय हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया या राष्ट्रभाषा को दर्जा दिया जाए, उसको लेकर के विवाद हो रहा था। विवाद इस चीज़ को लेकर था कि कहा गया कि अगर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है तो क्या अन्य भारतीय भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है? तो इस वजह से विवाद जब ज़्यादा बढ़ गया तो इसमें क्या किया गया, एक ऐसा उपयुक्त विचार रखा गया कि जिससे सभी भाषाओं को सम्मानजनक दर्जा मिले और हिंदी को भी यथोचित जो एक तरीके से देखा जाए दर्जा दिया जाए। उसके लिए क्या किया गया, भारत जो संविधान है उसने हिंदी को राजभाषा का ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, न कि नेशनल लैंग्वेज का। भारत की जितनी भी भाषाएं वो सारी नेशनल लैंग्वेज हैं, बस हिंदी को जो है ज़्यादा, क्योंकि हिंदी क्या है, संचार की भाषा है। देश की लगभग 43% जो जनसंख्या है वो डायरेक्ट हिंदी बोलती है। मतलब 43% जनसंख्या की प्रथम भाषा हिंदी है। 73% जनसंख्या अगर ओवरऑल देखें तो क्या है, हिंदी को अच्छे से उसमें से 43% तो लोग प्राथमिक रूप से हिंदी बोलते हैं और बाकी जो करीब 30% लोग हैं वो सेकेंडरी रूप से हिंदी को बोलते हैं। उसके बाद में भारत क्या है, भारत में पूरे भारत में कहीं पर भी हिंदी, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ क्या है, पूरे भारत में हिंदी समझी जाती है और टूटी फूटी हिंदी बोली भी जाती है। तो इस वजह से हिंदी को पूरे देश में प्रतिनिधित्व, और हम देखते हैं स्वतंत्रता जो आंदोलन चला था तो उसमें भी हिंदी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा था, क्योंकि हिंदी ने देश को एक सूत्र में बांधने का और स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने का अहम रोल निभाया था। इस वजह से सभी संविधानविद जो थे और स्वतंत्रता सेनानी इस बात पर तो सहमत थे कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति का समय आया तो उस समय हुआ क्या कि भारत में विभाजन का ऐसा दौर मचा और उसमें जो राजनीति में ऐसी उथल पुथल आई कि हिंदी को जो राष्ट्रभाषा बनना था वो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि उस समय हर कोई चाहता था कि हमारी चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखा गया कि दक्षिण वर्सेस उत्तर बनाम जब विवाद बढ़ा, हिंदी वर्सेस अन्य भाषाओं बनाम विवाद बढ़ा, तो उसी की वजह से क्या हुआ कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया। तो वर्तमान में जो ऑफिशियली इसका स्टेटस है वो राजभाषा का है, और वैसे तो हम इसको हिंदी को मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तो कहते ही हैं, वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो अनुच्छेद हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया है। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी। मतलब जो हिंदी है वो संघ की राजभाषा होगी। इसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। और अंकों का जो स्वरूप होगा वो कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय होगा। ये अंक हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हैं। और हम देखते हैं जो हिंदी वाले अंक होते थे इस तरीके से 1 लिखा जाता था, 2 इस तरीके से लिखा जाता था, 3 इस तरीके से। तो वो वाला जो स्वरूप है उसको नहीं अपनाया गया है, बल्कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है इसको अपनाया गया है। फिर अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा पर आयोग और संसद की जो समिति है इसका गठन कैसे किया जाएगा। तो संघ की राजभाषा के लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर, मतलब जो संघ की राजभाषा कौन सी, हिंदी है, तो हिंदी के लिए प्रत्येक 10 वर्ष पर एक आयोग गठित किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष एवं उतने सदस्य होंगे जितनी कि 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में लगभग 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं के सदस्य रहेंगे। उसके बाद में एक अध्यक्ष एवं उतने सदस्य रहेंगे जितने 22 भाषाएं, मतलब 22 भाषाएं के जो सदस्य होंगे। इसी अनुच्छेद के तहत कहा गया कि राजभाषा विकास के लिए एक 30 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी सदस्य संसद से होंगे, 20 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। इसमें है कि राजभाषा के विकास के लिए संसद की एक समिति बनेगी जिसमें 30 सदस्य होंगे, और ये समिति क्या करेगी, जो राजभाषा है उसके विकास के लिए अपनी जो सिफारिशें हैं वो सरकार के समक्ष या सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस तरीके से प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 345 कहता है कि प्रत्येक राज्य की जो विधानमंडल है, यानी कि राज्यों में जो विधानमंडल है, यह निर्धारित कर सकेंगे कि उस राज्य की राजभाषा क्या हो। मतलब राजभाषा एक राष्ट्रीय राजभाषा हो गई जो कि हिंदी है, और भारत में 28 राज्य है तो 28 राज्य के जो विधानमंडल है वो डिसाइड कर सकेंगे कि उनके राज्य की जो राजभाषा होगी वो कौन सी हो। तो इसमें कहा गया राज्य कानून बनाकर हिंदी या अन्य भाषाओं को राजभाषा का बना सकेंगे। कानून बनाने तक अंग्रेजी भाषा लागू रहेगी। मतलब राज्य जब तक अपनी कोई निजी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं
देते हैं तब तक क्या रहेगा, अंग्रेजी लागू रहेगी और राज्य चाहे तो हिंदी को या अन्य उनकी जो मातृभाषा हो वहाँ की स्थानीय भाषा उसको राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं। ये अधिकार राज्यों को दिया गया है। फिर अनुच्छेद 346 कहता है कि राज्यों के बीच में संबंधों तथा संघ और राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा का ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। मतलब एक राज्य जो दूसरे राज्य से संबंध बनाता है, संबंध मतलब वो परस्पर संवाद करता है, तो वो कौन सा भाषा का प्रयोग करेगा। दूसरा कहा गया संघ और राज्यों के बीच में जब संवाद होगा तो उनके बीच में संवाद के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, वो जो राजभाषा हिंदी है उसी का प्रयोग किया जाएगा, उसी को प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। दो राज्य चाहें तो आपसी सहमति से किसी अन्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो प्राधिकृत भाषा होगी वो कौन सी, हिंदी होगी। ठीक है। यदि दो या दो अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा हिंदी भाषा होगी, मतलब पत्र आदि की जो भाषा हो हिंदी भाषा हो, तो ऐसी भाषा क्या होगी, तो ऐसे पत्र आदि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। मतलब दो या दो से अधिक राज्य अगर चाहते हैं कि पत्र आदि की भाषा के लिए कौन सी भाषा यूज़ की जाए, हिंदी का प्रयोग किया जाए, तो उनके बीच में जो भाषा होगी वो हिंदी का प्रयोग किया जा सकेगा। या अन्य भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं तो अन्य भाषा का भी प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन वैसे अगर नॉर्मली देखें तो हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा, ये चीज़ कही गई। अभी हम वर्तमान में देखते हैं भारत के जो 28 राज्य हैं, 28 राज्य में से लगभग उत्तर भारत के खास करके यूपी हो गया, यूपी हो गया, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद फिर झारखंड। अगर हम ऊपर से चलें तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश से शुरू करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इधर फिर झारखंड, झारखंड के बगल में लगा है छत्तीसगढ़, फिर एमपी से बगल में राजस्थान, राजस्थान से फिर हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली लगा हुआ है। तो इतने राज्य हम देखते हैं, करीब 8 राज्य जो हैं जिनमें प्राथमिक भाषा के रूप में या संवाद की भाषा के रूप में राज्यों की जो कौन सी भाषा है, हिंदी है। उसके बाद में बाकी के राज्य जैसे पश्चिम बंगाल में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी है, और जम्मू कश्मीर में भी देखते हैं कि हिंदी जो अरबी मतलब उर्दू है वो हिंदी मिक्स ही रहती है। उसके बाद में उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र है, तो यहाँ काफ़ी पॉपुलेशन हिंदी ही बोलती। दक्षिण के जो 4 राज्य हैं खास करके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, अब तो तेलंगाना भी हो गया, तो यहाँ की अपनी क्षेत्रीय भाषा है। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा है। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ कुछ में अंग्रेजी है, कुछ में बांग्ला मिश्रित असमिया भाषा है, या फिर उनकी अपनी अलग अलग बोडो भाषा है। तो इस तरीके से जो भाषाएँ हैं वो डिसाइड की गई। लेकिन जो 8 राज्य हैं इनकी जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, वो आपस में जो संवाद करते हैं तो हिंदी में ही करते हैं, ये चीज़ है। फिर अनुच्छेद 347 कहता है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह मांग करता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य मान्यता दे दे, मतलब किसी राज्य में मान लो हिंदी राजभाषा उसकी है राज्य की, लेकिन किसी जनसंख्या मतलब राज्य की जनसंख्या ये मांग कर रही है कि उनकी जो एक और बोली है, जैसे यूपी में हम देखते हैं हिंदी है और उर्दू की मतलब उर्दू को समझने वाली जनसंख्या ठीक ठाक मात्रा में है, तो क्या किया गया है कि उस भाषा को राज्य मान्यता दे दे। तो उसमें क्या किया जाता है, राज्य दूसरी भाषा को भी मान्यता दे सकता है। तो कहता है कि राज्य को मान्यता दे तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य सरकार को ऐसा निर्देश दे सकेगा कि उस भाषा को राज्य के क्रियाकलाप में प्रयोग किया जाए। तो एक भाषा राज्य की एक भाषा हो सकती या एक से अधिक राजभाषाएं हो सकती हैं। कहीं कहीं से असम में, उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसी तरीके से यूपी में हिंदी और उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और दक्षिण के कई राज्य हैं वो भी अपनी राजभाषाओं के रूप में वहाँ की लोकल लैंग्वेज और हिंदी या फिर उर्दू को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, ये चीज़ कही गई। फिर अनुच्छेद 348 कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा जो प्रयोग की जाएगी वो कौन सी भाषा होगी। तो इसमें कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो समस्त कार्यवाही किसमें, अंग्रेजी भाषा में होगी। मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जितनी भी कार्यवाही होगी वो अंग्रेजी में होगी, लेकिन किसी राज्य का विधानमंडल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंग्रेजी के अलावा और भी भाषा का निर्धारण कर सकता है। तो इससे उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा तो प्रयोग की ही जाएगी, उसके साथ में राज्य विधानमंडल चाहे तो अंग्रेजी के साथ साथ वहाँ की जो राज्य की भाषा है उसका प्रयोग कर सकता है, या फिर अन्य कोई भाषा चाहे तो वो प्रयोग में ला सकता है। ये प्रावधान राज्य के तहत दिया गया है। फिर है किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या अन्य भाषा में करने को कह सकता है। जो हमने भी बताया प्रावधान कि राज्यपाल चाहे तो किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो उच्च न्यायालय जो उसके क्षेत्र में आता है उसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या अन्य उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें करने के लिए कह सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय का जो अंतिम निर्णय आएगा केवल अंग्रेजी भाषा में ही होगा। मतलब कार्यवाही किसी अन्य भाषा में की जा सकती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन आएगा कोर्ट का वो किसमें, अंग्रेजी भाषा में ही होगा।
होगा। तो हम देखते हैं कि भारत में मतलब अंग्रेजी की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई कितना भी विरोध करे लेकिन अंग्रेजी वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन की भाषा एक तरीके से देखें। और सच बात तो ये है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन जितने भी मतलब स्टेट के कार्यालय होते हैं वहाँ तो हिंदी ठीक ठाक मात्रा में प्रयोग होती है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा होता है। उसका एक रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि अंग्रेजी पहले से चलती हुई भाषा है और कुछ राज्यों में अंग्रेजी की जो समझने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं। खास करके जो दक्षिण के राज्य है वहाँ हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी को लोग ज़्यादा समझते हैं, तो प्रशासन में तो सारे स्टेट से राज्य लोग आते हैं, तो इस वजह से अंग्रेजी का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। तो लेकिन ये है कि संवैधानिक स्टेटस जो हिंदी का है वो राजभाषा के रूप में है। ठीक है। अगली बात कही गई कि इसे अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में देने के लिए राज्यपाल है जो निर्देश नहीं दे सकता है। मतलब उच्च न्यायालय में जो डिसीजन आएंगे फाइनल वाले वो अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे। राज्यपाल किसी और भाषा में उनकी कार्यवाही तो सुनिश्चित करा सकते हैं, लेकिन फाइनल जो डिसीजन आएगा वो अंग्रेजी में ही आएगा। राज्यपाल इसको हिंदी या किसी अन्य भाषा में देने के लिए नहीं कह सकते हैं। अनुच्छेद 349 कहता है कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अगर भाषा से रिलेटेड कुछ भी प्रावधान करना तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उस प्रक्रिया के तहत ही भाषा से संबंधित नियम या कानून बनाए जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 349 कहता है। अनुच्छेद 350 कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी व्यथा निवारण के लिए संघ या राज्य की भाषा में सरकार से पत्र व्यवहार कर सकता है। मतलब उसको अंग्रेजी अगर नहीं आती तो वो संघ की भाषा हिंदी या फिर उसकी जो राजभाषा है, मान लो कहीं की कोई भी राजभाषा हो, उर्दू हो कहीं की या असमिया हो, तो वह उस भाषा में वो क्या कर सकता है, सरकार से पत्र व्यवहार कर सकता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 350 कहता है। 350 का फिर हम देखते हैं ए जो है ये कहता है कि अनुच्छेद 350 ए कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ये अधिकार एक तरीके से व्यक्तियों को दिया गया और राज्य पर दायित्व भी डाला गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है उनकी मातृभाषा में देने का प्रयास करें। तो राज्य इसीलिए हम देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई उसमें भी कक्षा 5 तक के जो शिक्षा है वो किस में दी जाएगी, मातृभाषा में। खास करके मातृभाषा से मतलब यह रहेगा जो राज्य की राजभाषा है उसके तहत दिया जाएगा। और राज्य की राजभाषा के साथ साथ उस भाषा को प्रायोरिटी दी जाएगी जिसके बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो उस भाषा में क्या है कि कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में कराई जाएगी। ये सबके लिए भी है, और लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग के जो सदस्य हैं उनकी जो मातृभाषा है राज्य उस प्रयास करेगा कि उन जो प्राथमिक शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में प्रदान की जाए, उनकी मातृभाषा में देने का प्रयास करेंगे राज्य। फिर राष्ट्रपति इसके लिए राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। अगला अनुच्छेद 350 बी कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इसमें यह है कि जो भी भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं, जिसे भारत में देखते 6 अल्पसंख्यक वर्ग समूह हैं, उनके जितने भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग वाले व्यक्ति हैं 6 के अलावा भी और ज़्यादा हैं, क्योंकि ये तो एक तरीके से टोटल अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं और भाषाई अल्पसंख्यक और भी ज़्यादा हैं। तो ये कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों की जो भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे। और इस अधिकारी का काम ये होगा जो अल्पसंख्यकों की भाषा है उसको कैसे उत्थान किया जाए, उसका लिपि कैसे विकसित की जाए। कई भारत में ऐसी भाषाएँ जिनकी लिपि नहीं है, कई ऐसी भाषाएं जिनका लिखित रूप नहीं है और उनके बोलने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, 200 से 300 लोग रह गए। तो कहा गया ऐसी भाषाओं को बचाने के लिए कौन, राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा के विकास लिए क्या है तो निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया संघ का यह दायित्व होगा, मतलब जो संघ सरकार है यानी कि भारत सरकार का यह दायित्व होगा कि वह हिंदी भाषा के विकास के लिए निरंतर प्रयास करे। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 351 संघ पर दायित्व डालता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो हिंदी भाषा के विकास के लिए निरंतर प्रयास करता रहे। इसीलिए हम देखते हैं जो संघ सरकार है वो क्या 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। तो हिंदी के विकास के लिए संघ सरकार और प्रयास करती है। जो कर्मचारी हिंदी में काम करते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और नए कर्मचारियों को हिंदी भाषा सिखाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि जो संघ की कार्यवाही है वो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा संचालित की जा सके। हिंदी में संगोष्ठी होती है, हिंदी दिवस मनाए जाने के साथ साथ हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है। आज के समय में देखने कि ज़्यादातर सरकार के मंत्री और जो सदस्यगण हैं वो हिंदी में मतलब अपना भाषण देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी राजभाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए और पूरे भारत में एक तरीके से कहा जाए संचार की जो भाषा है एक दूसरे से, मतलब अगर कोई यूपी का व्यक्ति तमिलनाडु जाए तो वहाँ उसको अंग्रेजी का सहारा ना लेना पड़े उससे बात करने के लिए, अगर हिंदी का सहारा लेना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी भी भारतीय भाषा है और तमिल भी भारतीय भाषा है। तो दोनों अगर मतलब भारतीय भाषाओं में एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना कि अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी सच में देखा जाए भारत में मुश्किल से 1% लोग होंगे जो अंग्रेजी बोल पाते होंगे।
बाकी तो सब वर्नाकुलर लैंग्वेज ही बोलते हैं, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा हैं, वो चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, असमी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, कोई भी भाषा हो सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो स्थानीय भाषाएं हैं आज के समय में उनका महत्व भी इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जो स्थानीय भाषाएं हैं वो कहीं न कहीं अपने विलुप्त हो रही हैं। हम जो एक तरीके से देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें तो सीख रहे हैं, जो हमारी देसी चीज़ें अच्छी थी वो पिछड़ती जा रही, तो उसको बढ़ावा देने के लिए खास करके हिंदी जो राजभाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद जो संविधान का भाग 17 प्रावधान करता है, इसमें 343 से लेकर के 351 तक प्रावधान किए गए। तो आज का लेक्चर हमारा जो था ये राजभाषा पर आधारित था। अगला लेक्चर जो रहेगा वो आपातकाल पर रहेगा। तो आप लोग बने रहिए, और तब तक के लिए आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।